बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई एनडीए की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग आयोजित की गई थी। ये बैठक राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुलाई गई थी, जिसकी वोटिंग 16 तारीख को होने वाली है। श्रवण कुमार ने कहा कि इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, विधायक और प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद थे। ये मीटिंग बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के आवास पर हुई थी। बैठक के दौरान चुनाव में भाग लेने की रणनीति, वोटिंग की प्रक्रिया और सभी विधायकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि एनडीए गठबंधन चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और सभी विधायकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें वोटिंग के दौरान किस तरह हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने लोकसभा या विधानसभा चुनाव। श्रवण कुमार के अनुसार गठबंधन के सभी नेता और विधायक एकजुट होकर चुनाव में भाग लेंगे। तो हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, लगता है कि कुछ छूट गया होगा आप लोगों को। कल की बैठक हुई थी, चुनाव को लेकर हुआ था। राज्यसभा में जो चुनाव होने हैं, 16 तारीख को जो मतदान होने हैं, उसके लिए कल एनडीए के सभी जो हमारे घटक दल है, सभी जो विधायक हैं, सभी जो नेता हैं, सब लोग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के घर पर हम लोग बैठक किया और दिशा निर्देशित किया गया कि किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से मतदान में हिस्सा लेना है, इस बाबत लोगों को बताया गया है। और कल भी 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ बैठक है 6 बजे से, यानी 15 तारीख को भी संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ बैठक है। तो अभी तो बैठक का दौर जारी है। जब तक 16 तारीख का मतदान नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक शहर में विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में गहमा-गहमी रहेगा ही। झारखंड में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और मंत्री शिल्पी नेहा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेगेटिव तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता विदेशों में भी भारत के खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि एलपीजी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस नेता गलत जानकारी फैलाकर लोगों में पैनिक और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरा यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी है कि वे रेगिस्तान में भी कमी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश और राज्य की सरकारें लोगों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही हैं और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति से बचना चाहिए। अच्छा, शिल्पी नेहा जी तिर्की का, तो क्या वो कुछ आज खास आने वाली है क्या? ई रिक्शा तो आप लोग को फोन करके बोली हैं, जानकारी दी है। यही है कांग्रेसियों की सच्ची नीति। आज अफवाह फैला के हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए विदेशों में भी आज झूठ बोलते हैं और आज ये ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि ये कांग्रेसी ठग जो हैं, जो रेगिस्तान में भी रेत की कमी को उत्पन्न कर सकते हैं, ये ऐसे कांग्रेसियां हैं। इसलिए इनसे बच के रहिएगा। हम पूरे झारखंड सहित देशवासियों को ये कहना चाहेंगे, ना पेट्रोल की किल्लत होगी ना तो एलपीजी की। इसलिए आप निश्चिंत होकर के रहें। ये कृत्रिम कमी महसूस कराएंगे, अफवाह फैला इनसे सावधान रहिएगा। इस तरह के जो ये नकलची है ना, इनसे सावधान रहिएगा। ये देश को बेचने का काम करते हैं और वही अभी माननीय मंत्री नेहा शिल्पी जी करने वाली हैं। इसलिए आप लोग आज गेट के बाहर बुला ली है। शेम ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। झारखंड में एलपीजी सप्लाई के मुद्दे पर राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गैस की सप्लाई में पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है क्योंकि भारत सरकार पर्याप्त गैस उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि खास तौर पर गरीब परिवारों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताएं और बहनें गैस की कमी से परेशान हैं।
कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था हम करा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार हमें गैस नहीं दे रही है, मुहैया नहीं करा रही है। माँ बहनें त्राहिमाम कर रही है। आज ये घटना है, एक हमारी बहन अपना जेवर लेके चली आई कि सर जेवर ले लीजिए लेकिन गैस हमको दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत बड़ी खामियां देश में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। गैस तो देना होगा आपको, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपको मुहैया कराना ही होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि थोड़ा अगर गैस नहीं देंगे ये लोग तो हम लकड़ी और कोयला का व्यवस्था हम कराएंगे। धन्यवाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए इम्पीचमेंट मोशन को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाल के समय में अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि कभी इलेक्शन कमिश्नर, कभी लोकसभा स्पीकर और कभी अन्य संस्थाओं के प्रमुखों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दल खास तौर पर ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश के संसाधन और संस्थाएं नागरिकों के लिए हैं और उन्हें राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। अशोक चौधरी के अनुसार लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान भी उतना ही जरूरी है। नहीं देखिए, अब आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाइए, स्पीकर के खिलाफ में लाइए, आप क्या नाम है, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उस संस्था, आप ईडी चीफ पर लाइए, सीबीआई चीफ पे लाइए। ये तो मतलब कहाँ ऑपोजिशन जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि यू आर टारगेटिंग ज्ञानेश कुमार, जबकि जो भाई हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे देश का जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो देश के जो नागरिक हैं उनके लिए है ना। वाई वी आर डूइंग एन एसआईआर कि जो लोग दो जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो लोग हमारे नागरिक नहीं है अगर वोटर बने हुए हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करना है कि भाई हमारा वोटर लिस्ट का जो है भविष्य में ऐसी परिस्थिति बने कि हम इलेक्ट्रॉनिक अपने मोबाइल से ओटीपी का नंबर आया और हम मोबाइल से भी वोट कर सकें। वी डोंट हैव टू गो टू द बूथ इवन, मतलब उस तरह का ट्रांसपेरेंसी हो। तो एटलीस्ट अगर हम ये सब अचरा कचरा छांटेंगे नहीं तो कैसे होगा। और आप उसके लिए कहिएगा कि हम महाभियोग लगाएंगे। पहले तो महाभियोग आने के पहले वोट होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर डिस्कशन के लिए भी स्पेस है कि नहीं है, और महाभियोग लाने के पहले वोट होके कि महाभियोग लाया जाए कि नहीं लाया जाए, गिराना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा लाए गए इम्पीचमेंट मोशन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह अपनी चिंताओं और मुद्दों को संसद में उठाए। अगर किसी पार्टी को किसी संस्था या व्यक्ति के कामकाज को लेकर सवाल है तो वो इसे हाउस में चर्चा के लिए ला सकती है। अरुण भारती ने कहा कि जरूरी बात यह है कि संसद की कार्यवाही सही तरीके से चले और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिबेट और डिस्कशन बेहद जरूरी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके अनुसार किसी भी विवाद का समाधान संवाद और बहस के जरिए ही निकल सकता है। उनका अधिकार है, लेकर के आए। जहां भी आपको याद होगा गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री जी के किसी कार्यकलाप पे चिंता होती है तो आप उसको भी ला करके सदन में रखें, मगर सदन में रखें, सदन को चलने दें, सदन में विचार विमर्श होने दें, मत रखने दें, अपनी अपनी बातों को रखने दें, जनता के अधिकारों की बात करें, उनके मुद्दों को लेकर के बात करें, लेकिन सदन में विचार विमर्श हो, डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो, यह जरूरी है। सदन को बाधित करना कहीं से भी उचित नहीं है और जनता के बीच में सिर्फ अपनी बात रखने और पैनिक क्रिएट करने, क्राइसिस मॉन्गरिंग करने का भी काम ऑपोजिशन का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लखनऊ दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का ये दौरा सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलन के महान नेता कांशीराम की जयंती से जुड़ा हुआ है। तनुज पुनिया ने कहा कि कांशीराम ने अपने पूरे जीवन को दलित समाज, गरीबों, मजदूरों, किसानों, ओबीसी और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने सामाजिक बराबरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद के अनुसार 15 तारीख को कांशीराम की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें राहुल गांधी मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। तनुज पुनिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के मुद्दों को फिर से मजबूत तरीके से उठाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उनके अनुसार राहुल गांधी का यह दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास भी है। देखिए, दलित समाज और जो दबा कुचला वर्ग है, गरीब, मजदूर, किसान, ओबीसी और महिलाएं, इन सब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मान्यवर कांशीराम ने अपना जीवन समर्पित किया था। एक महान समाज सुधारक के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में वो निकल करके आए थे। बाबा साहब का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया था और उसी मिशन को माननीय राहुल गांधी जी आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये स्वाभाविक था कि मान्यवर कांशीराम जी बल्कि कांशीराम जी का नाम कई बार माननीय राहुल गांधी जी ने लिया, अपने भाषणों में, इंटरव्यू में कई बार उन्होंने लिया भी है। तो ये स्वाभाविक था कि अगर वो यहाँ हैं और इतने करीब में मान्यवर कांशीराम जी का 15 तारीख को उनका एनिवर्सरी थी, तो ये स्वाभाविक है कि वो आएंगे, उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राहुल गांधी जी आएंगे। दलित समाज के बड़े बड़े जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने सामाजिक लोग हैं, उन सबसे मिलकर के और संगठन डिपार्टमेंट के, अनुसूचित जाति विभाग के, ओबीसी विभाग के जितने लोग हैं उनसे वार्तालाप करके, संवाद करके और फिर हालचाल लेंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश की ऊर्जा नीति और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक देश में ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के लंबे शासनकाल के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की स्टोरेज कैपेसिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इन मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार, कोल गैसिफिकेशन और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में संघर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। दुबे ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखा। 40 साल तक चाहे कांग्रेस शासन में रही हो, केवल वाजपेयी जी के कुछ 5-6 साल के चीज़ों को छोड़ दीजिए, जब उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की बात करी, इसमें जो कुछ भी कहा गया इस रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोल गैसिफिकेशन होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हाइडल पावर जो है वो बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट में है। कांग्रेस को मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी को, कि 40 साल में 1974 से लेके 2014 तक इसमें से कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की तुमने? इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ही 1973 में, क्योंकि 70 में कमेटी बनी और रिपोर्ट बन नहीं पा रही थी, तो वाजपेयी जी यहाँ जो है बुलक कार्ट में आए कि तुम लोग जो है कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं बना पा रहे हो। 74 में रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बनाना है, चुपचाप जो है घर में बैठ जाना है। ये कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस को कोई भूलने का ये है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे कोविड में 140 करोड़ लोगों को वो बचा कर लाए हैं, दुनिया में जितना युद्ध होना है हो जाए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से आज जो ईरान युद्ध हो रहा है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 140 करोड़ लोगों को सारे संकट से बचा के लाएंगे। कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। और जो होर्डिंग है वो केवल कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी का क्रिएट किया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज बनकर आते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानित संवैधानिक पद होता है। स्पीकर किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे सदन के होते हैं। उनका काम सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाना और सभी सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर देना होता है।
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ये स्पष्ट किया है कि संसद में किसी सदस्य को नियमों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर के पास किसी की आवाज को जबरन बंद करने का कोई बटन नहीं होता। जेडीयू नेता ने कहा कि लोकतंत्र में बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन संसद की गरिमा और नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। उनके अनुसार सभी दलों को संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये बहुदलीय लोकतंत्र है और संसद में सभी दलों के निर्वाचित सांसद वहां आते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष को ये माना जाता है कि वो सभी दलों के अध्यक्ष हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भी कि किसी भी सदस्य के पास विशेषाधिकार नहीं है कि वो जब भी चाहे नियमों का उल्लंघन करके कुछ भी बोल सके। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि किसी की आवाज खामोश करने का कोई बटन उनके पास नहीं है। तो जो हाल के दिनों में विपक्ष की अनुशासनहीनता के कई बड़े मसले सामने आए हैं, ये विपक्ष को सोचना होगा कि इस तरह की हरकतों से जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे संसद का नुकसान वो नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में स्पीकर के पद की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर सदन के 200 से अधिक सांसदों को स्पीकर पर भरोसा नहीं है तो ये एक गंभीर स्थिति है। उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्पीकर का पद पूरी तरह निष्पक्ष और सभी दलों के विश्वास के योग्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर सदन की कार्यवाही के संरक्षक होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सभी सांसदों को बराबरी का अवसर दें। अगर विपक्ष को ये महसूस होता है कि उनकी आवाज को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और यहाँ निष्पक्षता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में सांसद किसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हमें लग रहा है कि ओम बिरला नैतिक रूप से आते, संसद में क्षमा मांगते अपने पक्षपाती और अपने आतताई रवैये के लिए, लेकिन वही पक्षपाती ओम बिरला दोबारा से सदन में आए और तकनीकी रूप से वो आज की डेट में संसद के अध्यक्ष हैं, ये अपनी जगह सच है, लेकिन मॉरली उन्होंने अध्यक्ष पद पे रहने का गरिमा का अधिकार खो दिया है। आपके सामने है, जिस संसद में वो बैठे हैं उस संसद में 200 से ज्यादा सांसदों को उन पर विश्वास नहीं। अगर किसी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर 200 से ज्यादा सांसदों को विश्वास न हो तो क्या उसे अपने पद पर बैठना चाहिए? इसका जवाब देने का अधिकार मैं ओम बिरला पर छोड़ता हूं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को लेकर उठाए जा रहे विवाद पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर बड़े बड़े आरोप लगाता है, लेकिन जब बात उन्हें साबित करने की आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि स्पीकर को हटाने की चर्चा काफी समय से की जा रही थी, लेकिन जब इस मुद्दे पर वास्तविक वोटिंग की स्थिति आई तो विपक्षी दल पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी, इन दलों की आदत बन गई है कि वे पहले बड़े मुद्दे उठाते हैं और फिर उस पर ठोस कार्रवाई से बचते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए विवाद खड़ा करना सही नहीं है। अभी लोकसभा स्पीकर को हटाने का भी हम लोगों ने सुना और जब बारी आई वोटिंग की तो वो भाग खड़े हुए। और तृणमूल कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनकी आदत यही है कि मामले को उठाना और भाग जाना। ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह चाहती है कि सभी 35 लाख मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रहें, जिनके नाम 4 जगह हैं उनके नाम भी रहें, जितने भी बांग्लादेश के घुसपैठिए आए हुए हैं उन सभी के नाम रहें। निश्चित रूप से ये नाम कटे हैं और काटे जाएंगे, यहाँ तक कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो जिन अफसरों ने नकली आवास प्रमाण पत्र बना के बांग्लादेशियों को बंगाल में शरण दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह देश हर भारतीय नागरिक का है पर किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए का हरगिज नहीं है। और ममता बनर्जी की जो साजिश है कि अपने स्थानीय गुंडों के भरोसे वह
बूथों पर जाके मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर वोट दिलाना, एक व्यक्ति का 4-4 जगह वोट दिलाना, इस तरह की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। और यही कारण है कि इन्हें ज्ञानेश कुमार जी से कष्ट है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।